हेलो फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं मार्केट में सबका दिन कैसा रहा, ट्रेडर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और लोगों का पीएनएल कैसा रहा और कल के लिए मार्केट का क्या प्लान है और हमारा मार्केट से डील करने के लिए क्या प्लान है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ में सर और दो और ट्रेडर्स आज अवेलेबल नहीं है, तो पहले उनके पीएनएल शुरुआत कर लेते हैं, फिर वहाँ से उसके बाद में मेरे पीएनएल से कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये मिस्टर जायसवाल का पहला अकाउंट है। इसमें तकरीबन 3500 रुपये का लॉस रहा है और ये उनका दूसरा अकाउंट है जिसमें करीबन 47,000 के आसपास का लॉस रहा है। तो आई थिंक मार्केट काफ़ी चॉपी था और फर्स्ट हाफ में डीके नहीं था, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस फेस करने पड़े हैं। मेरी परफॉर्मेंस में अगर मैं आऊँ तो मैं लकी था थोड़ा सा आज कि नीचे वाला मूव के टाइम भी मैं मेरे पुट्स होल्ड कर रहा था, थोड़े बहुत मैंने काटे थे। लकी नहीं था, बढ़िया मैनेज किया था। मतलब मार्केट आपको काफ़ी हम्बल रखती है, तो मैं कभी भी अपने आप पे स्किल को लेना नहीं चाहता। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं लकी रहा, इसलिए शायद कहीं ना कहीं पोजीशन मैनेज हो गई। तो एक अकाउंट में 1800 रुपये का लॉस था और दूसरे अकाउंट में भी उतना ही लॉस था, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत लॉस है ये शायद ओवरनाइट पोजीशन का है। तो मैं आपको ओवरनाइट पोजीशन दिखा देता हूँ मैं क्या लेके गया हूँ। तो ये है ओवरनाइट पोजीशन जो मैं कैरी कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें देखोगे तो डेल्टा थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो 266 का डेल्टा का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे तकरीबन 260 रुपये का प्रॉफिट मुझे होना चाहिए जो निफ्टी ऊपर जाएगी, या अगर एक पॉइंट निफ्टी नीचे आएगी तो 260 रुपये के आसपास का लॉस होना चाहिए। और वी का नेगेटिव पोजीशन है, जिसका मतलब है कि वॉलिटिलिटी गिरने पे पैसे बनेंगे, वॉलिटिलिटी बढ़ने पे थोड़ा सा नुकसान होगा। और अगर निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट को थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश मानता हूँ। आज पुट्स का जो बिहेवियर था और कॉल्स का जो बिहेवियर था, उसके बाद में कहीं ना कहीं मुझे एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन दिख रही है निफ्टी में, जिसके कारण मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ी बुलिश हो सकती है। तो जो स्ट्रायंगल है मेरी ओवरनाइट पोजीशन में, उसको मैं सुबह 9:30 9:45 तक काटने का प्लान रख रहा हूँ, और जो स्प्रेड लेके कैरी कर रहा हूँ मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब तक अप मूव आएगा तब तक मैं होल्ड करने की कोशिश करूँ। तो अभी भी मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक आता है निफ्टी में तो यहाँ से निफ्टी थोड़ी सी बुलिश हो सकती है। और मतलब 24,850 की जो रेंज कॉल की थी मैंने कल, जो रेजिस्टेंस कॉल किया था, कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके वापस रेजिस्टेंस ले सकती है। तो कल का प्लान इस तरीके से रहेगा कि जो स्ट्रैंगल वाला पार्ट है अगर सुबह डी के आता है तो उसको काट लेंगे, और जो स्प्रेड साथ में कैरी कर रहा हूँ मैं, जो 500-600 की स्प्रेड है, इसको मैं होल्ड करने की ट्राई करूँगा लंबे टाइम तक। इसमें नेट प्रॉफिट कितना है सिर्फ स्प्रेड में? स्प्रेड में तो क्योंकि छोटी स्प्रेड है, 100 पॉइंट की स्प्रेड ही है, तो इसमें तो फिलहाल 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें अभी भी तकरीबन 50 रुपये के आसपास और है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करती रहती है ऊपर तो या तो स्ट्रैंगल पूरी हटा देंगे। तो अगर आप स्प्रेड को हटा लो और स्ट्रैंगल को देखो तो स्ट्रैंगल नहीं है, हेजिस के साथ है, तो आयरन कॉन्डोर है। कॉन्डोर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो क्योंकि स्प्रेड में आगे के साइड में पॉजिटिव है तो ये जो मैक्स लॉस है ये मैक्स लॉस उतना नहीं रहेगा। तो ये आगे जो है हेज, अगर मार्केट बुलिश होती जाती है तो इस कॉल को मैं इंक्रीमेंटली शिफ्ट करते रहूँगा, जिससे ये रेड लाइन थोड़ी ऊपर आ जाएगी और ये ग्रीन लाइन थोड़ी नीचे आ जाएगी, लेकिन जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। और साथ में अगर मार्केट कंटिन्यूली बुलिश रहती है तो स्प्रेड साथ में कहीं ना कहीं मुझे पे करने लग जाएगी। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा पोजिशनली टूवर्ड्स थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई कीप यू गाइज अपडेटेड कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज मैंने एक नई चीज़ नोटिस की कि एक अकाउंट में मैंने एल्गो ट्रेड की थी और एक अकाउंट में मैं मैनुअली ट्रेड कर रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैनुअली ऑर्डर मारे मैंने आज। तो मेरा आप दोनों से ये सवाल था कि आपको मैनुअल ट्रेड बेटर लगती है या एल्गो ट्रेडिंग बेटर लगती है परफॉर्मेंस वाइज? देखो, मेरे हिसाब से दोनों ही बढ़िया है। अगर मेरे को ऑर्डर डालने हैं तेज़ी से और मेरे पास एक थ्रू आउट द डे की स्ट्रेटेजी है, मुझे पहले से एक अंदाजा है कि मार्केट में क्या क्या होने की संभावना है और उसके हिसाब से मैंने मेरी स्ट्रेटेजी अगर बना के रख ली है और मैं उससे अगर टाइमली शूट करूँगा तो ज़्यादा बेटर है कि फिर मैं एल्गोस के थ्रू जाऊँ। और अगर मेरे को ट्रिमेंडस चेंज करना है इन बिटवीन द स्ट्रेटेजी तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाऊँ फिर उसके थ्रू जाके चेंजेस करूँ, तो फिर मैं मैनुअल ज़्यादा बेटर समझता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या व्यू आता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैनुअल ट्रेडिंग इज़ मोर बेटर। जब आपको तेजी से पोजीशंस को कट करना है तो आप किसी थर्ड प्लेटफॉर्म के पास जाके पोजीशन कट नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे सीधा ब्रोकर से इसे बढ़ा दूं। सही है। तो इसलिए फिर मैनुअल ट्रेडिंग प्राथमिकता पे आ जाती है। आपका क्या विचार है? मैं एल्गो ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा बहस हूँ मैं, सॉरी।
उसके लिए काफ़ी सारे रीजन्स है मेरे पास। जैसे कि एक तो इसमें ह्यूमन एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं कंपेरेटिवली जो मैनुअल ट्रेडिंग है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि रिस्क ऑटोमेट हो जाता है पूरा। जो रिस्क वाला फैक्टर है वो तुम्हारा प्री डिटरमाइंड हो जाती है सारी चीजें, उसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती रिस्क वाला पार्ट के लिए कि कोई बोलता है कि मेरा एक दिन में 5% उड़ गया 10% उड़ गया, तो वो काफी हद तक मिनिमाइज की जा सकती है एक ये चीज। दूसरी इसमें क्या है कि जो जैसे सपोज 20 अकाउंट है या फिर आपके पास 50 करोड़ 100 करोड़ कैपिटल है, तो वो मैनुअली पंच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी ये एल्गो वाला पार्ट काफी हद तक बेनिफिशियल है। नहीं, लेकिन जैसे एल्गो मतलब मैनुअली ट्रेड करने के साथ में भी आप एल्गो का एग्जीक्यूशन यूज कर सकते हो। यस आई डू। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज की मार्केट में एब्सोल्यूट एल्गो मतलब अगर आपकी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से एल्गो बनी हुई है एटलीस्ट कहीं ना कहीं इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। अगर आपका खुद का पाइथन का बेस है, आपकी खुद की कोडेड स्ट्रैटेजी है तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है भले कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी भी बिना मैनुअल इंटरवेंशन के उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने तो रहना ही पड़ता है। तो उस केस में क्या ये बेटर नहीं होगा कि आप मैनुअली ही ट्रेड करो? नहीं, मैनुअल जो इंटरवेंशन है वो करो, पर वो भी एल्गो के थ्रू हो सकता है मैनुअल इंटरवेंशन। अच्छा। हाँ, जैसे कि ऑर्डर जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वो एल्गो के थ्रू जाता है, पर जो कुछ जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो एल्गो के थ्रू ही करता हूँ मैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा इजी गो थ्रू हो जाता है कंपैरेटिवली मैनुअली एज आई एम थिंकिंग। तो आई थिंक मेरा जो इस विषय पे ये है कि आप अगर जैसे सवेरे सवेरे में 9:30 बजे की स्ट्रेटेजी डालते हो और अगर वो पूरी थ्रू आउट द डे आप उसमें कुछ भी छिड़का नहीं कर रहे हो और वो खुद से चलती चली जा रही है, जैसे तेजी उसमें हो रही है तो वो खुद से मैनेज कर रही है, मध्य उसमें हो रही है तो वो खुद से मैनेज हो रही है, अगर फुल्ली एक ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी है तो मैं बोलूंगा कि वो एल्गो ट्रेडिंग है। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसमें मैनुअल इंटरवेंशन किया है, स्ट्रेटेजी को कट किया है, तो इट इज एल्गो बेस्ड मैनुअल ट्रेडिंग। मतलब वहाँ पे मैनुअल दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैनुअल ट्रेडिंग है बेसिकली, बस आप एक ऑर्डर डालने के लिए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ले रहे हो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर। एक ये भी फीचर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जैसे सपोज तुम्हारी स्ट्रेटेजी के 100 पार्ट्स है और वो डेली वाइज तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कुछ तुम भूल जा रहे हो, तो वो चीजें भी ऑटोमेट हो जाएंगी उसमें। तो ऑटोमेशन से कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंफर्ट ज्यादा हो जाता है बेसिकली। सही है। तो कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस आज और कैसा था आज का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस? देखो, ट्रेडिंग की अगर बात करी जाए ओवरऑल तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा, क्योंकि जो नीचे की एक स्पाइक थी, पहले मैं बताता हूँ कि क्या सिनेरियो आज का थ्रू आउट द डे का। पहले हम डे का सिनेरियो चेक करते हैं। तो देखो बेसिकली मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज था। अभी साइडवेज होने के बाद मैंने आपको बताया है कि मेरा जो जितने भी लोग मुझे रेगुलरली यहाँ पे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा कि मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी कि प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये 3 चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बिहाफ पे मैं अगले दिन का पूरा डिसीजन लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस डे लो बिल्कुल बच के चल रहा था मॉर्निंग में। आज का अपना मार्केट ओपन यहाँ से देखोगे आप 9:15 और ये रहा अपना प्रीवियस डे लो। तो मार्केट ने मॉर्निंग में ऐसा दिखाया है कि देखो मैं बराबर लो बचा के चल रही हूँ प्रीवियस डे का, कोई दिक्कत नहीं है कि यू कैन गो बुलिश। तो मैं पूरा फॉरवर्ड यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा था वो मेरा व्यू बुलिश मान के चल रहा था, क्योंकि मैं पता था कि मैं 800 के आसपास हूँ तो कहाँ पे जाएगा मार्केट, हाई को टेस्ट करने को जाएगा। तो हाई कहाँ पे था 700 के आसपास, तो एक चांस था कि हम यहाँ पर 700 के ऊपर 700 750 के आसपास जाएंगे। तो उस हिसाब से मेरी पोजीशंस बिल्ड बनी हुई थी। बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि यहाँ तक पोजीशंस बिल्कुल मैनेज थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम, आई वाज गेटिंग गुड प्रॉफिट्स। लाइक जो कोई ज्यादा प्रॉफिट तो बनेगा नहीं क्योंकि जीरो डी तो है नहीं, तो भी वही 40-45 के आसपास घूम रहा था। और ये जो नीचे की स्पाइक आई तो मेरी पोजीशंस क्योंकि बुलिश थी ना, आई वाज लाइक एग्रेसिव ऑन पुट साइड। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब ये नीचे का मूव आया तो आई हैव एग्जिट द ट्रेड। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने सेकंड टाइम थोड़ा बहुत कोशिश किया, बट मेरे को फिर क्लियर था कि अब इस पूरे टाइम फ्रेम में डिके नहीं आया है। तो जो इस टाइम फ्रेम में पूरा डिके नहीं आया उसमें फिर ओवरऑल जो मेरा ट्रेड की पोजीशंस बनी वो कुछ इस हिसाब से थी कि टोटल माइनस 86,000 के आसपास है, जो कि इक्वल टू -0.3 है। सही है। तो ऐसा थ्रू आउट द डे मैनेज हुआ। अब इसमें मैं एक और चीज डाउन कर देता हूँ कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है। तो देखो अपना कल भी जो व्यू था कि मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे अपन चार्ट पे जाते हैं एक बार, तो इसको देखने का एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है कि 400 प्रोटेक्टेड है। आज नीचे से जो मूव आया वो मूव सस्टेनेबिलिटी बताता है कि देखो नीचे से बायर्स आर एग्रेसिव। अभी मार्केट एक टाइट रेंज में अबव में 700 को वो होल्ड करेगा और नीचे में 400 को वो होल्ड करने वाला है, नीचे में 500 को वो होल्ड करने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रख करके चलना है कि 500 से 700 की रेंज थोड़ी क्रूशियल है। अगर 700 के ऊपर फिर निकल जाएगा तो फिर मैं मानता हूँ कि मार्केट वापस से 25,000 को दोबारा रिटेस्ट करने को जाएगा और वो जो सप्लाई उसने को मिली थी तो सप्लाई लगभग एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये ओवरऑल सिनेरियो भी बन करके आता है।
सही है। तो ये मेरी थ्रू आउट द डे की पोजीशंस थी। बाकी अपन आपका देखेंगे। वो हाँ। ऑटोमेट एल्गो है, उसका कैसी हाँ। परफॉर्मेंस है? और ऑटोमेटेड एल्गो का मैं बता देता हूँ। आज एक्चुअली में जब मार्केट नीचे गिरा था, मैंने आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली में ऑटोमेटेड एल्गो नहीं है, वो मैं उसमें मैनुअल करता हूँ। और ओवरऑल जो स्थिति थी जब ये मार्केट नीचे गिरा था, तो इस वक्त मैंने सारी पोजीशंस कट कर दी थी। ठीक है। बाकी एल्गोरूम पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल एल्गोरूम का सिनेरियो ऐसा रहता है। लेट मी रिफ्रेश। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजी पे आ जाए तो 37,000 के आसपास बनाता दिखा रहा है, जो कि लगभग आप मान के चलो जब भी 15,000 प्लस था तब मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया। अच्छा। तो इसमें मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। ये अगर ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है एल्गोरिथम में, ये वो प्रॉफिट है कि अगर आपने डे एंड तक पोजीशन को ओपन रखा होता तो 37,000 बनता था। हाँ। तो और ये क्या पता चल सकता है कि माइनस कितना गया होगा एक टाइम पे? नहीं, इसमें पता नहीं चलता। इसमें नहीं पता चलता है। ठीक है। मतलब वैसे मैं सामने बैठा हूँ तो मैं जो देख रहा हूँ ओवरऑल पोजीशंस में जो मैंने बनाया था ये माइनस नहीं गया था। अच्छा, ये माइनस नहीं जो मेरी स्ट्रेटेजी थी इसमें ये माइनस गया नहीं था। ये ओवरऑल प्लस से शुरू हुआ था, पूरा प्लस तक चला था। तो ये अगर लास्ट में अगर ये प्रॉफिटेबल है तो ये कहीं ना कहीं बुलिश बैठा था। हाँ, मेरा व्यू बुलिश। आपका भी व्यू बुलिश था। एक्चुअली मैंने बाद में चालू किया ना, जब पहले निफ्टी ट्रेड करा था, निफ्टी माइनस हुआ उस वक्त बैंक निफ्टी में जो मेरा ट्रेड था वो बुलिश साइड का था, और बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड बेरिश साइड, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश था। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली टूटी नहीं, और निफ्टी में स्पाइक आया, बैंक निफ्टी में स्पाइक का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मंथली ऑप्शन है, इसलिए इस पे प्रॉफिट बना। और वो निफ्टी वाले पे क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा, एक्चुअली आई वाज ट्रेडिंग विद 7200 और 5400 क्वांटिटी। ओके। तो 5400 क्वांटिटी के साथ में ये वाला माइनस है। तो जैसे ही वो 40 पॉइंट का एक बार जो प्रीमियम बढ़ा था, स्पाइक आया था, उसमें काफी लॉस हो गया, उसमें लॉस हुआ। सही। तो प्लस से ही अकाउंट माइनस गएगा। अच्छा, ऐसा हुआ है। खैर, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक आज जैसे टफ डे पे 0.3 इज आल्सो वेरी गुड प्लेस टू बी इन। तो आपका डे कैसा रहा, और शिवम की परफॉर्मेंस भी अगर आप दिखा पाइए तो। मैं फर्स्ट शिवम की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कोई गेस करना चाहेगा शिवम का प्रॉफिट है आज लॉस है? एनी व्यूअर? शिवम आज लॉस में है। बेसिकली पूरे दिन वो प्रॉफिट में बैठा था। जो लास्ट का 3 बजे के आसपास मूव आया ऊपर साइड, हाँ, तो उसमें शिवम का लॉस आया। अदरवाइज वो पूरे दिन प्रॉफिट में ही बैठा था। मैं अपनी ट्रेड पे आ जाता हूँ। बेसिकली मैंने आज कोई ट्रेड नहीं मारी, जैसे कि मैं कल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा था कि no trade is also trade. So you can save your cost and everything. मैंने आज ट्रेड नहीं की है क्योंकि मार्केट आज काफ़ी चौपी था और डीके बहुत कम था, स्पाइक के साथ था डीके। और मैं अपना कल का व्यू दे देता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही लग रहा है। जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस बोला था, 24,360 मेरे लिए रेजिस्टेंस है, और ऊपर साइड सपोर्ट है, और ऊपर साइड मेरे लिए 25 तक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अभी भी मैं कंटिन्यू करूंगा उस व्यू को, और मेरे को मार्केट ऊपर ही लग रहा है। एक दो चीज़ें मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि कल काफ़ी ट्रेडर को फेस हुई है। जैसे कि ये एक मेल आया विजडम कैपिटल से, तो कल एक XTS में वायरस अटैक हुआ है जिससे ये सर्वर्स डाउन थे 1 घंटे के लिए। तो जिसकी भी पोजिशनल बेसिकली ट्रेडिंग होती है तो उनको पूरी हेज लेके जानी चाहिए बेसिकली। अदरवाइज 1 घंटे के लिए काफ़ी कुछ हो जाता है, एवरीवन नोज दैट। एंड उसके साथ और भी उसके ऑप्शंस है कि दूसरे अकाउंट से जो कि मैनुअल ट्रेड करते हैं उससे हेज भी कर सकते हैं, पर एटलीस्ट रिस्क कवर होना चाहिए जो पोजिशनल ट्रेडर अपने को देखते हैं। जैसे कि विजडम का ही नहीं, मैं और भी वो दिखा देता हूँ कि ये था कि IIFL, 5 पैसा, बिगुल, विजडम, AC अग्रवाल, JM फाइनेंशियल, जैनम, XTS, ये सारे XTS कल 1 घंटे के लिए डाउन थे। अच्छा, तो XTS का API जितने भी लोगों को जाता है वो सब प्लेटफॉर्म्स कल डाउन थे। अच्छा, तो आप कल ट्रेड में नहीं थे, राइट? यस, आपके लिए काफी लकी हो गया। अदरवाइज 1 घंटे के लिए डाउन था। ओके। और ये कुछ चेंजेज आए हैं जो न्यू रिजीम आया है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें वो चेंजेस भी थोड़े से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो जैसे पहले लोग बैंकेक्स ट्रेड कर रहे थे उसमें 98% ड्रास्टिक रिड्यूस हुई है वॉल्यूम में। हाँ, और जो बैंक निफ्टी है उसमें भी एक्सपायरी मंथली हो गई है, तो उसमें भी 33% रिड्यूस हुआ है, और जो कि धीरे धीरे डाउन ही आता जा रहा है। और निफ्टी और सेंसेक्स में वॉल्यूम बढ़ी है। हाँ, क्योंकि अब वही ऑप्शंस बचे लोगों के पास, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इसलिए ये तो थोड़ा सा, तो ये वॉल्यूम वाइज तो काफ़ी बड़ा है अमाउंट। हाँ, जो कि जैसे कि दिखाया गया निफ्टी बैंक में 18,000 करोड़ से 12,000 करोड़ आ गया। हाँ, और सेंसेक्स में
7300 करोड़ से 8300 करोड़ आ गया, तो इसमें काफ़ी चेंजेज हुए हैं। हाँ। तो ये साइन है कि कमिंग डेज में और ज़्यादा बड़ा ये चेंजेज हो सकते हैं। हाँ, तो अब तक नई रेजिम को लेके आपके क्या व्यूज़ रहे कि नई रेजिम थोड़ी सी हेल्पफुल है, और अगर हेल्पफुल है तो मिड साइज ट्रेडर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, या स्मॉल साइज ट्रेडर के लिए हेल्पफुल है, या बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है? डेफिनेटली जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले एक्सप्लेन किया था, जो बड़े ट्रेडर्स है जिनका मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया, आई फॉरगेट द नेम एक्चुअली, जेन स्ट्रीट एक्चुअली। सो लास्ट के 8-9 महीने में सपोज उन्होंने पैसा बनाया है, हाँ, तो स्पाइक्स तो अभी भी करंटली भी सेम ही चल रही है। तो मेरे को लग रहा है जो जिग-जैग वाले मूव जो पकड़ पाते हैं उनके लिए ज्यादा पैसा बन रहा है बेसिकली। हाँ, जो पुराने जो सिस्टम चले आ रहे थे, जो सिस्टमेटिक ट्रेड चले आ रही थी, उसमें अभी थोड़ा सा लॉस वाला टाइम चल रहा है 2 महीने से। तो लेट्स सी कैसा रहता है सभी के लिए। और जो चेंजिंग लॉट साइजेस हैं, आपको क्या लगता है उनसे क्या इफेक्ट होगा? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डेप्थ में सोचने की कोशिश की है उस चीज पे। तो हर इंडेक्स में 30% तो क्वांटिटी रिड्यूस हुई है मार्जिन रिक्वायरमेंट तो वो एक्चुअली जो मंथली जो रिटर्न है उसमें 30% तो रिड्यूस दिखना चाहिए ऑब्वियसली। तो क्वांटिटी कम जाएगी तो ऑब्वियसली रिटर्न भी कम होगा। एक तो ये नेगेटिव रीजन है ऑब्वियसली मेरी तरफ। नहीं, पर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लॉट साइज डबल कर देने से एक जो छोटा ट्रेडर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था मार्केट को एक लॉट से ट्रेड करके, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक देखो उसमें ऐसा रहेगा कि जैसे सपोज जिसको बाइंग करता था, जो वो छोटा बायर था, उसको पहले 50 रुपए का ऑप्शन मिलता था 25 क्वांटिटी। अब वो क्या करेगा, 20 रुपए का ऑप्शन ढूंढेगा, पर वो उसको बाइंग करनी है, जिसको बाइंग करनी है उसको बाइंग करनी है। अच्छा, तो वो जाकर के करेगा ही करेगा। अब ऐसे में आप किसी को रोक नहीं सकते। देखो आप ऐसे कंडीशंस लगा करके 75 नहीं, मैं कहता हूँ अगर आप लॉट साइज 150 भी कर दोगे तो भी जिसने ट्रेडिंग करनी है वो 3-4 महीने बाद घूम घाम के वापस आके ट्रेड करेगा। कहीं ना कहीं से हर कोई अपना अलग सिस्टम बना के आता है, अलग टेक्निक बना के आता है, पर वो 3-4 महीने रुकने के बाद वापस से दोबारा के ट्रेड जरूर करता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो चीजें चेंज हुई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेबी का जो मोटिव था कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो जाए मार्केट में, और स्पेकुलेटिव मार्केट काफी बन गई थी। इंडिया मोस्ट स्पेकुलेटिव मार्केट में से आती थी। डेरिवेटिव वॉल्यूम कंपेयर्ड टू कैश वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंडिया का था। तो ये चेंजेस के बाद में आपको लग रहा है कि उसमें कोई फर्क आएगा, या अभी भी एक्चुअली फर्क तो डाटा में दिख ही रहा है, जो कि वॉल्यूम्स में दिख रहा है। हाँ, पर वो रिटेलर कहाँ तक कितना परसेंटेज है उनका, वो अभी क्लेरिफाई होना बाकी है। अच्छा, बाकी मेरा मानना है थर्सडे और फ्राइडे तो वैसा का वैसा ट्रेड अभी दिसंबर के हिसाब से तो वैसा का वैसा होना ही है जैसा आपने प्लान कर रहा था। और मुझे लगता है कि जनवरी में भी अगर एक बार सेंसेक्स जब ट्यूसडे हो जाता है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एकदम पुरानी तरीके से नहीं, बट 70% पुराने तरह ही मार्केट ट्रेड होने लग जाएगी मुझे लगता है। क्योंकि सारे सारे एंट्रेंट्स वही मंडे को सेंसेक्स कर रहे होंगे, ट्यूसडे को सेंसेक्स कर रहे होंगे, वेडनेसडे को निफ्टी और थर्सडे को निफ्टी कर रहे होंगे। जो पहले होता था कि मंडे को हर कोई बैंक मिड कैप करता था, ट्यूसडे को हर कोई फिर निफ्टी करता था, तो वापस जो कंसंट्रेशन है वापस वो एवरीडे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे आने लग जाएगा। इससे थोड़ा सा बैक और जाओगे ना, तो उससे पहले मिड कैप और फिर निफ्टी नहीं थी। हाँ। तो उससे पहले सिमिलर ही चलता था। एक दिन पहले फ्राइडे को फिर निफ्टी लग रही थी, जब सेंसेक्स वगैरह नहीं थे, जब ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी थी। हाँ, तो फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे फिर निफ्टी करते थे, फुल फ्लेज ट्रेड ही लग रही थी उस टाइम सभी की। और इवन ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट नहीं आ रहा, सभी का एवरेज 3-4% तो आ ही रहा था उस टाइम में भी। तो लेट्स सी ये न्यू रिजीम सबके लिए कैसा रहता है। ट्रेड करने पे पता चलेगा। तो ठीक है गाइस, कल मिलेंगे वापस। अगर आप एल्गोरिथम्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्री एल्गो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप क्रिप्टो में डेरिवेटिव्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोल सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।